उसने मेरे सर पर भारी काम वाला दुपट्टा उड़ाकर आईने के सामने खड़ा कर दिया और मेरे होठों पर लिपस्टिक लगाने लगी। लेकिन मैंने मना कर दिया और मैं फौरन आईने के सामने से हट गई। लेकिन मेरी सहेली ने कहा, तुम भी अपने आप को देखो कि तुम इस दुपट्टे को ओढ़ कर कितनी खूबसूरत लग रही हो। जब तुम अपनी शादी पर दुल्हन के कपड़े में और पूरे मेकअप में होगी तो कितनी खूबसूरत लगोगी। मैंने आज तक कोई भारी काम वाले कपड़े नहीं पहने थे और न ही इतना तैयार हुई थी। मेरा नाम नायरा है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरी माँ ने अपनी पसंद से शादी की थी, जिसकी वजह से मेरे ननिहाल वाले उनसे नाराज थे और उन्होंने मेरी माँ से संबंध तोड़ लिया। लेकिन मेरी माँ तो अपनी पसंद के मिल जाने से ही बहुत खुश थी। शादी के कुछ महीनों के बाद ही उन्हें खुशखबरी मिली। लेकिन मेरे बाप ने जब ये खुशखबरी सुनी तो वो मेरी माँ पर नाराज होना शुरू हो गए कि मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि शादी के बाद यह सब कुछ तो होना था। बाप ने कहा कि मेरे ऊपर बिजनेस की काफी जिम्मेदारियां हैं, अभी मैं यह जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। लेकिन मेरी माँ ने उसे उनका गुस्सा समझा। आखिरकार मेरे बाप ने मेरी माँ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दें। लेकिन मेरी माँ ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और इस बात को लेकर मेरी माँ और मेरे बाप के बीच लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। मेरे बाप ने मेरी माँ से कह दिया कि अगर तुम ये बच्चा पैदा करोगी तो इसकी जिम्मेदारी तुम ही उठाओगी। मेरी माँ ने कहा, ठीक है, मैं उठा लूंगी। इस तरह मेरी पैदाइश तक मेरी माँ ने अकेले ही मेरी सारी जिम्मेदारी उठाई। डॉक्टर के पास जाती और अपना खुद का ख्याल रखती। जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे बाप ने एक दफा भी मेरी शक्ल नहीं देखी। मेरी माँ ने कई बार मुझे उनकी गोद में डाला, लेकिन मेरे बाप ने हमेशा नफरत का इजहार किया। धीरे धीरे मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास शुरू हो गया कि उन्होंने गलत इंसान से प्यार किया है, क्योंकि मेरा बाप तो मेरी माँ से सिर्फ जरूरत के तहत ही बात करता था। जो शादी से पहले की प्यार मोहब्बत वाली बातें थी वो सब करना छोड़ दी। अक्सर रात को देर से घर वापस आते। मेरी माँ ने उनसे पूछा कि आप देर से घर क्यों आते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा बिजनेस बहुत घाटे में जा रहा है और मैं उसी की परेशानी में फंसा हुआ हूँ और दिन रात कोशिश कर रहा हूँ कि उस मुश्किल से निकल सकूं। मेरी माँ ने उनके बिजनेस की परेशानी को लेकर उनसे बहुत बात नहीं की। इस तरह वक्त गुजरता रहा और मैं 1 साल की हो गई। लेकिन मेरी माँ के पास जो अपने कुछ रकम थे वो उसी से ही मेरी हर जरूरत पूरा किया करती थी। मेरे बाप ने आज तक मेरी जरूरत की कोई चीज ना ला कर दी। धीरे धीरे मेरे माँ के पास जो कुछ भी रकम थी वो खत्म हो गई। एक दिन मेरी तबीयत काफी खराब हो गई तो मेरी माँ ने मेरे बाप से कहा कि इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन मेरे बाप ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उस दिन मेरी माँ को अपने फैसले पर पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी नाराजगी को एक साइड पर रखते हुए अपने भाई यानी मेरे मामा से बातचीत किया। मेरे ननिहाल वाले मेरी माँ से बहुत नाराज थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो वह नरम पड़ गए। मेरे मामा मुझे डॉक्टर के पास ले गए और मेरा इलाज करवाया। इस तरह मेरे मामा और मेरी नानी मेरी माँ को कुछ पैसे देते जिससे वो मेरी जरूरियात पूरी करती। इस तरह वक्त गुजरता रहा और मेरी उम्र 5 साल हो गई। अब मुझे भी इन बातों का पता लगना शुरू हो गया कि मेरी माँ और मेरे बाप के बीच अक्सर झगड़े होते और मेरे सामने ही होते। और जब मेरी माँ अपने भाई के घर जाती तो मेरी नानी और मेरे मामा मेरे बाप को बुरा भला कहते हैं, तो मुझे ये बातें सुनकर दुख होता था। मुझे उनका अपने बाप को बुरा भला कहना जरा भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं इस बात का इजहार नहीं करती थी। इसी तरह मेरे मामा और मेरी नानी ने मेरी माँ को यह भी कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारा फैसला गलत था और अभी वक्त है, अब तुम अपनी गलती को सुधार सकती हो। तो मेरी माँ ने अपने भाई और माँ से कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे मामा ने कहा, अभी तो सिर्फ एक बच्ची है, आगे और बच्चे भी होंगे तो उनकी जरूरियात को कैसे पूरा करोगी, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई अच्छा इंसान है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मेरी माँ ने ये सब बातें खामोशी से सुनी और उन्होंने दिल में यह फैसला किया कि वह घर जाकर अपने पति से इस मामले में खुलकर बात करेंगी। घर आकर मेरी माँ ने अपने पति यानी मेरे बाप से कहा कि तुमने शादी से पहले जो सपना मुझे दिखाए थे अब उन्हें पूरा करना भूल गए हो। तुमने शादी से पहले जो वादे किए थे न तुमने वो पूरे किए हैं। शादी के बाद तुम्हारी मोहब्बत कहीं खो गई है। तो मेरे बाप ने कहा कि तुम भी अपनी माँ बाप और भाई से मिलकर मुझे भूल चुकी हो। मेरी माँ को अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वो अपनी माँ और भाई से मिल रही हैं
और इस बात की जानकारी उनके पति को है। लेकिन मेरे बाप ने मेरी माँ के बारे में हर खबर रखी हुई थी। मेरी माँ ने मेरे बाप से कहा कि अगर तुमने अपनी यही हरकतें रखनी है तो मुझे छोड़ दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे बाप ने कहा कि मैं भी तुम्हें अब नहीं रख सकता। इस तरह मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दे दी और मेरी माँ ने मेरे बाप से कहा कि अब इस बेटी की जिम्मेदारी तुम संभालो। मेरे बाप ने कहा, जब यह दुनिया में आने वाली थी मैंने तुम्हें तभी कहा था कि मैं इन चीजों की अभी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। मैंने तो तुम्हें इससे छुटकारा हासिल करने का तरीका भी बताया था, लेकिन तुम्हें ये शौक था, अब तुम ही इसको संभालो। मैं कभी अपनी माँ और कभी अपने बाप का चेहरा न देखती और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि मेरे माँ बाप दोनों ही मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी किसी भी बात का इजहार नहीं कर सकती थी। इस तरह मजबूरन मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर अपने माँ बाप के घर चली गई। लेकिन मैं जाते हुए अपने बाप की तरफ मुड़कर देख रही थी कि शायद उनके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत वाले जज्बात उभर आएंगे, लेकिन मेरे बाप ने मेरी तरफ देखना गंवारा ना किया। मेरी अपनी माँ के साथ जाने को दिल नहीं कर रहा था। हालांकि मेरे बाप ने कभी मुझसे कोई प्यार से बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल उनके पास ही रहने को कर रहा था। जब मेरी माँ मुझे लेकर अपनी माँ और भाई के घर गई, उन्होंने मुझे देखा तो वो अपनी बेटी को डांटना शुरू हो गई कि तुम इसे क्यों उठाकर लाई हो, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो मेरी माँ ने कहा, मैं उसको किस आश्रय पर छोड़कर आती, वहाँ इसका सगा बाप भी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा था। कुछ भी हो, यह मेरी बेटी है। मेरी नानी और मेरे मामा यह बात सुनकर खामोश हो गए। इस तरह मैं अपने मामा के घर पर रहने लगी। मेरे मामा ने अपने बच्चों के साथ ही मुझे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, लेकिन मेरी मामी और उनके बच्चे मुझे आते जाते ताने देते और हर बात में उनका ताना ये होता कि इसका बाप है ही बुरा जो इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सका। मैं उनके तानों को सुनती और हर बात समझने लगी थी। मैंने एक दो दफा अपनी माँ से भी इस बात का इजहार किया कि मुझे इस घर में नहीं रहना, हम दोबारा अपने घर चलते हैं। लेकिन तब तक मेरे दिमाग में इस बात का कोई जानकारी न था कि मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दी है और अब हम उस घर में नहीं जा सकते। मेरी माँ ने कहा कि अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम इधर ही रहोगी। मेरी माँ ने अपने भाई के घर आकर अंदाज ही बदल गए थे। वो हर रोज नए कपड़े पहनती और खूब तैयार होती। मैं स्कूल से वापस आती, लेकिन मेरी माँ घर पर मौजूद नहीं होती थी। मेरा दिल कहता था कि मेरी माँ मुझे खाना दे, लेकिन वो घर पर होती तो मुझे देती ना। मेरे मामा के घर में जो नौकरानी थी वो मुझे खाना देती थी। इस तरह मैं खाना खाकर अपने कमरे में आ जाती और अपनी माँ का इंतजार करते करते सो जाती। लेकिन रात को जब मेरी माँ आती तो मैं उनसे पूछती कि आप कहाँ गई थी, तो वो कहती कि मुझे कोई काम था। इस तरह यह उनकी रूटीन बन गई। एक दिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब तुम्हें इसी घर में रहना है और इस घर के तौर तरीकों को समझो। मैंने कहा कि आप कहीं जा रही हैं जो मुझे इस तरह की बातें समझा रही हैं। तो कहने लगी कि मैं शादी कर रही हूँ और तुम्हें अपनी नानी के पास रहना है। जब मैंने अपनी माँ की बात सुनी तो मैंने माँ से कहा कि मैं आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि अभी मैं फिलहाल तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, कुछ वक्त गुजर जाए फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई। इस तरह मेरी माँ की शादी हो गया। मेरा माँ का दूसरा पति एक अमीर शख्स था, लेकिन तबीयत के लिहाज से वह बहुत ही सख्त इंसान था। मेरी नानी मेरी माँ को नसीहत देती कि अब तुम्हारी दूसरी शादी है, अब अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारो, अपनी बेटी की फिक्र ना करना, मैं इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। इस तरह मेरी माँ भी मेरी तरफ से इत्मीनान हो गई और इस तरह हफ्ते में या 2 हफ्तों के बाद एक चक्कर लगा लेती या कभी कभार फोन पर बात हो जाती और मेरी पढ़ाई का और मेरी जरूरियात का खर्चा मेरी नानी को पकड़ा देती। इस तरह से मेरी माँ समझती थी कि वो मेरे पूरे खर्चे उठाकर अपना फर्ज अदा कर रही हैं, लेकिन मुझे बाप की मोहब्बत भी हासिल ना हो सकी और मैं माँ की मोहब्बत भी खो बैठी। इसी तरह मैं बड़ी होती गई। मामा के बच्चों का और मामी का रवैया मेरे साथ वैसा ही रहा। हम स्कूल से कॉलेज में चले गए, लेकिन मैं पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी, जिसकी वजह से मेरा कॉलेज में स्कॉलरशिप एडमिशन हुआ। तो मेरी मामी ने अपने बच्चों को इस बात पर भी डांटना शुरू कर दिया कि देखो, न तो उसका ख्याल रखने वाली माँ बाप है, फिर भी वह पढ़ाई में इतनी अच्छी है
और तुम लोगों पर हम हर बात पर ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी तुम कोई पोजीशन हासिल नहीं कर सके। इस तरह मेरे मामा की बेटी मुझसे नफरत करने लगी। मेरे कॉलेज में मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वो मेरे हालत के बारे में सब जानती थी और अक्सर मुझे सलाह देती थी कि तुम खुद में बदलाव लेकर आओ और अपने साथ बुरे रवैये पर आवाज उठाओ। लेकिन मैं उसे हमेशा कहती कि ये मेरे मामा और मामी का एहसान है कि उन्होंने मुझे घर पर रखा हुआ है। लेकिन वो कहती थी कि तुम्हें वह जो भी बातें कहें उसका जवाब दे दिया करो। लेकिन मुझमें इतना हौसला नहीं आ सकता था। इस तरह वक्त गुजरता रहा और मेरी माँ अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद बिजी हो गई। उनके अपने भी बच्चे हो चुके थे और वो अपने बच्चों के साथ भी जब हमारे घर आती तो उन्हीं के साथ बिजी रहती थी। जबकि मैं उन्हें अपने बच्चों के साथ खुश और इत्मीनान देखती तो मेरे दिल में एक दर्द सी उठती थी कि मैं भी तो उनकी औलाद हूँ, तो वो अब मुझे क्यों भूल चुकी हैं। लेकिन जाते हुए मेरे कमरे में आती और कुछ रकम मेरे हाथ पर रखकर चली जाती। मैंने एक दफा अपनी माँ से सवाल किया कि आपके ऊपर सिर्फ मुझे पैसे देना ही फर्ज है, इसके अलावा मेरी कोई भी जिम्मेदारी आप पर नहीं। वो कहती मैंने अपने पति से तुम्हें अपने घर ले जाने के बारे में बात की थी, लेकिन वो नहीं माना। वो नहीं चाहता कि मैं अपने पहले पति की औलाद को इस घर में लेकर आऊं, इसलिए मैं मजबूर हूँ। तुम मेरी मजबूरी समझो। मैं अपनी माँ की बात सुनकर खामोश हो गई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मैंने अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ कर दी। मैं कॉलेज से होकर यूनिवर्सिटी में चली गई। यूनिवर्सिटी का माहौल मेरे लिए बहुत ही नया माहौल था, क्योंकि आज से पहले मैं कभी भी इस माहौल में नहीं आई थी। यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास में एक लड़का था जो अक्सर मेरी तरफ देखता, लेकिन कभी उसने बात करने की कोशिश नहीं की थी। जब भी वो मेरी तरफ देखता तो मैं उस जगह से हट जाती। एक दिन मैं क्लास में बैठी हुई थी कि वो मेरे पास आया और कहने लगा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने उसकी बात पर नाराजगी जताई और मैंने कहा कि मैं कभी लड़कों से दोस्ती नहीं करती। उसी तरह उसने कभी बात करने की कोशिश नहीं की। मुझे उस लड़के का रवैया अच्छा लगा कि उसने दूसरे लड़कों की तरह बदतमीजी नहीं की या अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं की। वक्त गुजरता रहा। मेरी मामा की बेटी भी मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन वो मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर नहीं आती थी। मैं खुद ही रिक्शे पर सवार होकर यूनिवर्सिटी आती, क्योंकि अब मैंने हालात से समझौता करना सीख लिया था। एक दिन यूनिवर्सिटी से वापस आते वक्त काफी तेज बारिश हो रही थी और मुझे कोई रिक्शा या वैन नहीं मिल रही थी और मैं अपने यूनिवर्सिटी के गेट पर परेशान खड़ी थी कि वही लड़का जो मुझसे दोस्ती करना चाहता था, उसका नाम निशान था, वो मेरी तरफ बढ़ा। मुझे कहने लगा कि आए आप मेरे साथ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं उसके साथ जाते हुए झिझक रही थी। मैंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे रिक्शा मिल जाएगा। लेकिन उसने मेरी बात न मानी। उसने कहा मौसम देखें, मौसम भी बहुत खराब हो सकता है, आप मेरे साथ आए। मुझे उसकी बात सही लगी। मैं उसके साथ उसकी कार में सवार हो गई और उसने मुझे मेरे घर का पता पूछा। मैंने उसे अपने घर का एड्रेस बताया। सारे रास्ते में खामोश रही। उसने मुझसे मेरे बाप का नाम पूछा तो मैंने कहा कि मैं अपने मामा के घर रहती हूँ। उसने पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं, लेकिन मैं अपने बाप के बारे में बताते हुए हिचकिचा रही थी। तो मैंने कहा कि मेरे बाप विदेश रहते हैं। पता नहीं ये झूठ क्यों बोला, लेकिन मैं अपनी माँ और बाप के तलाक के बारे में बताते हुए शर्म महसूस कर रही थी। इस तरह ना उस लड़के ने कोई और बात की और न ही मैंने कोई ज्यादा बात की। उसने मुझे घर के गेट पर उतारा तो घर के गेट पर मेरी मामी कार में बैठी हुई थी। उन्होंने बहुत गौर से देखा तो मैं अपने दिल में खौफ पैदा हो गई, क्योंकि अब घर में जरूर कोई झगड़ा होना था। मैं फौरन घर के अंदर गई तो मेरी मामी भी मेरे पीछे ही आई। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगी कि तुम किसके साथ आई हो। मैंने कहा कि मौसम खराब हो गया था और ये हमारी क्लास में पढ़ता है, इसने मुझे घर छोड़ा है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। लेकिन मेरी मामी ने बात की कोई और ही रंग दे दिया था। वो कह रही थी कि जिन बच्चों के सर पर माँ बाप का साया नहीं होता वो ऐसा ही करती हैं। घर के तमाम लोग यह शोर सुनते हुए बाहर आ गए। मैंने सबको अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। मेरी मामी बात को गलत रंग ही दे रही थी। मैंने अपनी नानी को भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ उस लड़के ने मेरी मदद की है। मेरी नानी ने कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। मैं अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। काश मेरा भी कोई घर होता और मैं इस तरह के इल्जाम से बच जाती। मेरे मामा ने भी अपनी बीवी की बात पर यकीन न किया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि तुम इस बात की परेशानी ना लो, मुझे तुम पर यकीन है।
अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी गई तो वो लड़का मेरे पास आया, लेकिन मैंने उससे बात करने की कोशिश नहीं की। उसने मुझे कहा कि आपको अभी तक मुझ पर यकीन नहीं हुआ। मैं दूसरे लड़कों की तरह नहीं हूँ। आप मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं भी दोस्तों की तरसी हुई थी, न घर से कभी प्यार मिला। मैं उसकी बातों में आ गई और उस लड़के की हमदर्दी बातें मुझे अच्छी लगने लगी। हम अक्सर क्लास में बैठे पढ़ाई को लेकर कोई न कोई बात डिस्कस करते, लेकिन इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठकर भी बातें करने लगे। मेरी मामा की बेटी यह बात अपनी माँ को बताई और मामी ने इस बात का जिक्र मामा और मेरी नानी से भी किया। तो एक दिन मेरे मामा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे कि अगर तुम इस लड़के को पसंद करती हो तो हम तुम्हारी इसे शादी कर देते हैं। मैंने जब उनकी बात सुनी तो मैं परेशान हो गई कि अभी तक मैंने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा था। मैंने अपना सर झुका लिया। मैंने कहा कि हमारी यह बात सिर्फ दोस्ती तक ही है, उसके बारे में मैंने अभी तक नहीं सोचा। लेकिन मेरी नानी ने मुझे समझाया कि अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उस लड़के से कहो कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर आए, क्योंकि हम किसी लड़के और लड़की की दोस्ती की इजाजत नहीं दे सकते। मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं खुद से रिश्ता लाने की बात कैसे कर सकती हूँ। मैं उससे अब ज्यादा बातचीत करना बंद कर दूंगी। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी में मुझे मिला और मैंने उससे बात न की और अलग होकर बैठ गई तो उसे मेरा रवैया अजीब सा लगा। उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे कहा कि मेरे घर वाले तुम्हारी और मेरी दोस्ती को पसंद नहीं करते। उसने कहा कि मैं तुमसे इसी मसले पर बात करना चाहता था। मैंने अपने घर में बात की है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं हैरान हुई। फिर मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं इसे अपने बारे में सच बताऊंगी, ताकि वो मेरे बारे में सब सच जान ले, इसके बाद ही कोई फैसला करे। मैंने उसे बताया कि मेरा बाप विदेश में नहीं होता, बल्कि मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दे दी है और मेरी माँ दूसरी शादी करके अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशहाली से गुजार रही है। मैं अपने मामा की तरफ रहती हूँ। जब उसने मेरी बात सुनी तो एकदम से खामोश हो गया। कहने लगा कि मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने से पहले अपने बारे में सारा सच बताया। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। इस तरह एक हफ्ते के अंदर अंदर उसके माँ बाप हमारे घर आए और उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा। मेरी मामी तो इतना अच्छा रिश्ता आने पर जलन का शिकार हो गई। लड़के वालों ने कुछ रकम मेरे हाथ पर रखी और मेरा मुंह मीठा करवाकर रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन लड़के की माँ का मूड मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो खामोश बैठी थी। ऐसा साफ लग रहा था कि उनका बेटा उन्हें मजबूर करके यहाँ लेकर आया है। मेरी नानी ने रिश्ते से पहले जब मेरी माँ से बात की तो मेरी माँ ने हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि जब नायरा आपके पास ही रहती है और मैंने उसकी जिम्मेदारियां आपको सौंपी है तो आपको जो बेहतर लगे आप उसके बारे में फैसला करें। और इस तरह मेरी माँ की तरफ से भी कोई एतराज न हुआ। शादी मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद तय पाई। अब मेरी मामी के ताने और ज्यादा बढ़ चुका था। वो कहती कि जैसी माँ ने अपनी पसंद से शादी की वैसे ही बेटी ने की है, लेकिन सोच समझकर कहीं तुम अपनी माँ की तरह ही तलाक लेकर घर न आ जाना। मुझे अपनी मामी की बातों से बहुत दुख हुआ कि वह ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, लेकिन मैं उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती थी, क्योंकि मैं उन्हें जवाब नहीं दे सकती थी। इस तरह वक्त गुजरता रहा। मेरी और निशांत की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हो जाती। हम काफी हद तक एक दूसरे को जान चुके थे, लेकिन रिश्ता पक्का होने के बाद उसकी माँ कभी भी हमारे घर न आई। जब भी मैं उससे उसकी माँ के रवैये के बारे में बात करती तो वो कहता कि उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, तुम इस बारे में न परेशान हो। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती। मामी ने घर में यह सोच डाला कि लड़की और लड़के का बगैर शादी के मिलना अच्छी बात नहीं है, इसलिए जल्दी जितनी हो सके नायरा की शादी करके विदा कर दी जाए। मेरे मामा और नानी को भी यह बात अच्छी लगी। इस तरह उन्होंने लड़के वालों से कहा कि अब वो शादी की तैयारी करें, क्योंकि मेरे दहेज की तैयारी के लिए कोई मसला नहीं था। मेरी माँ ने इसके लिए अच्छी खासी रकम मेरी नानी को दी हुई थी। मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। मैंने अपनी माँ से फोन पर कहा कि ये मेरी जिंदगी का बहुत अहम मौका है, आप मेरे साथ मेरी तैयारी में मदद करें। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि मैं अपने घर में बहुत बिजी हूँ और मैं तैयारी में तुम्हारी मदद नहीं करवा सकती। तुम अपनी नानी और मामी के साथ जाकर तैयारी करो। मुझे अपनी माँ का यह रवैया बहुत बुरा लगा और उस दिन मैं अपनी माँ से खुलकर बोली। मैंने कहा कि आपने बचपन से ही सिर्फ अपने बारे में सोचा है। अगर आप मेरे बारे में सोचती और दूसरी शादी का फैसला न करती, आपने मुझ पर न ध्यान दी, न मुझे माँ का प्यार दिया, सारी जिंदगी मैं इधर अपने बाप के ताने सुनती रही। मैंने उनसे कहा कि आपको मेरी शादी में आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश
की, लेकिन मैंने गुस्से में फोन बंद कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई और मैंने सोचा कि शादी के बाद मैं कभी भी इस घर की तरफ नहीं आऊंगी। इस घर से मुझे इतनी तकलीफ और ताने सुनने पड़े क्योंकि इस घर में मेरी कोई भी अच्छी यादें नहीं थी। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि मेरी जिंदगी कैसा मोड़ लेकर आने वाली है। नानी ने मामी से कहा कि तुम नायरा की शादी की तैयारी में उसकी मदद करवाओ, लेकिन मेरी मामी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो मेरा इतनी अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाने पर गुस्से में थी। मेरी नानी ने और मेरी दोस्त ने मिलकर शादी की तैयारी में मेरी मदद की। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरे दिल में अजीब से ख्याल उठ रहे थे और मुझे इस बात की भी परेशानी थी कि न जाने मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे, कहीं वो तो मुझे इस बात पर ताने नहीं देंगे। इसलिए इस बात का जिक्र मैंने अपने होने वाले पति से किया तो उसने मुझे कहा कि तुम उन बातों की टेंशन न लो, तुम्हारे पति को तो इन बातों का पता है ना, बाकी लोगों की तुम फिक्र न करो। इस तरह मुझे अपने मंगेतर के समझाने से कुछ सुकून मिला और मैंने अपनी तमाम ध्यान शादी की तैयारियों की तरफ कर दी। शादी मेरे एग्जाम के कुछ दिनों के बाद होनी थी। मैं शादी की तैयारी के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी लग गई। मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे। जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था, मैं घर वापस आई तो घर में मेरी माँ मौजूद थी। मैं उनकी तरफ देखे बगैर अपने कमरे में आ गई। मेरी माँ कुछ देर के बाद मेरे कमरे में आई और मेरे सर पर हाथ रखा। मैं उनसे बात नहीं करना चाह रही थी। उन्होंने मुझे अपने गले लगाया और कहा कि तुम मुझसे नाराज हो चुकी हो, लेकिन जब तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दी थी तो मेरे भाई और माँ मुझसे नाराज थे और वो अपनी मर्जी से मेरी शादी करना चाह रहे थे। तो मैं एक दफा तो उनकी बात टाल चुकी थी, दूसरी दफा नहीं टाल सकती थी। मैंने उनसे इसी वादे पर शादी की थी कि मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था कि मेरा दूसरा पति तुम्हें नहीं रखेगा, इसलिए मैं मजबूर थी। लेकिन मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी से कभी भी नजरें नहीं चुराई। मेरी दुआ है कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी में हमेशा खुश रहो। मैं भी अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई और मैंने कहा कि मैंने इस घर में कभी भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजारी। मेरी माँ ने कहा कि मैं इधर ही रहूंगी। जिन दिनों में तुम्हारी शादी है, मुझे अपनी माँ के यहाँ रहने से कुछ हौसला मिला कि वो इस खास मौके पर मेरे पास ही होंगी। मेरी एक सहेली थी, वो मेरे पास आई और मेरी शादी की तमाम शॉपिंग देखकर खूब तारीफें कर रही थी। उसने मेरे सर पर भारी काम वाला दुपट्टा उठाकर मुझे आईने के सामने खड़ा कर दिया और सुर्ख रंग की लिपस्टिक मेरे होठ पर लगाने लगी। मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि आज तक मैं कभी इतना तैयार नहीं हुई थी, न ही इतने भारी कपड़े पहने थे। मेरी सहेली मेरी तारीफ करने लगी कि तुम अभी इतनी खूबसूरत लग रही हो, जब तुम दुल्हन के कपड़े पहनकर तैयार होगी तो कितनी खूबसूरत लगोगी। इस तरह मेरी शादी का दिन भी करीब आ गया। मेहंदी की रस्म सादगी से हो गई क्योंकि मेरी मामी के फैमिली में कोई भी इस रिश्ते से खुश नहीं था और बारात का दिन भी आ गया। मुझे मेरी माँ ने नाश्ते के बाद ड्राइवर के साथ ही पार्लर भिजवा दिया। मैं अकेले जाते हुए घबरा रही थी, लेकिन कोई भी मेरे साथ ऐसा नहीं था जो मेरे साथ जा सके। मेरी माँ ने मुझे हौसला देते हुए कहा कि 2-3 घंटों के बाद मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी। पार्लर वाली ने जब मुझे तैयार किया तो मैं खुद को आईने में देखकर पहचान न सकी क्योंकि मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी और मुझे अपनी सहेली की बात याद आ रही थी कि उसने जो कुछ कहा था वो ठीक ही था। तैयार होने के काफी देर तक मैं इंतजार करती रही क्योंकि मुझे मेरी माँ ने कहा था कि वो मुझे लेने आएंगी, लेकिन 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद वो न आई। मेरे पास फोन भी नहीं था। मैंने पार्लर के फोन से ही अपने घर फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। मुझे बेहद परेशानी हो रही थी और मेरा दिल बेहद डर रहा था। मैंने कई बार फोन किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया, इसलिए खुद को हालात के धारे पर छोड़ते हुए मैं इंतजार करने लगी। 3 घंटों के बाद ड्राइवर आया और उसके चेहरे पर भी परेशानी दिखाई दे रही थी। मैंने उसे देर से आने की वजह पूछी और पूछा कि मेरी माँ क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि आप घर चलें, आपको जाकर मालूम हो जाएगा। मैंने कहा कि हमें तो सीधा होटल में जाना है, घर में क्यों जाना है? उन्होंने कहा कि मुझे घर ही ले जाने का हुक्म दिया गया है। मैं उसके साथ घर आई तो घर में पूरी तरह खामोशी थी। मैं परेशानी से हाल में आई तो सब लोग वहां बैठे हुए थे और मेरे ससुराल वाले, मेरी नंदे और मेरा मंगेतर भी वहीं बैठा था। मैं हैरान हो रही थी कि इस वक्त सबको होटल में होना चाहिए था, ये इधर क्या कर रहे हैं? मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में आ गई तो कुछ देर के बाद बाहर से बातों की आवाजें आने लगी। मैं कमरे से निकलकर एक तरफ होकर बातें सुनने लगी
और जिस बात का मुझे पता हुआ उसने मेरे पांव तले से जमीन खींच ली। मेरी सास की मौत हो चुकी थी और मेरी नंदे, मेरी माँ, मेरी नानी और मामा से कह रही थी कि आपकी बेटी मनहूस है। जो हमारे भाई की शादी के मौके पर हमारी माँ मर चुकी है, हम आपकी बेटी से अपने भाई का रिश्ता नहीं कर सकते, इसलिए हम रिश्ते से इनकार करते हैं। मेरे मामा और मेरी माँ ने उनकी बहुत मिन्नत की कि आप ऐसी बातें न करें, इसमें किसी के मनहूस होने की बात कहाँ से आ गई, लेकिन उन्होंने बात न मानी और वो रिश्ते को तोड़कर चले गए। मैं अपने मंगेतर निशान की तरफ आस भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन वो सर झुकाए खामोश खड़ा था। उनके जाने के बाद मेरी मामी ने मेरी माँ को और मुझे बिताने दिए कि वाकई तुम्हारी बेटी मनहूस है, जिसके पैदा होते ही तुम दोनों मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और तुम दोनों में तलाक हो गई। ये बातें जो मैंने अपनी मामी के मुंह से सुनी, मेरा दिमाग एकदम से फटना शुरू हो गया, क्योंकि एन शादी के मौके पर मेरी सास का मर जाना और ससुराल वालों का मुझे मनहूस होने का ताना देना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपने कमरे में गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया और अलमारी की दराज में से कुछ ढूंढने लगी, लेकिन मुझे अपने दरवाजे के बाहर मेरी माँ की आवाज आने लगी। वो दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रही थी और मुझे दरवाजा खोलने का कह रही थी, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं और लोगों के तानों और बातों से बच जाऊं। अभी मैं इसी चीज के बारे में सोच रही थी कि मेरे कमरे का दरवाजा एकदम से खुला और मेरे मामा और माँ कमरे में आए। मेरे मामा ने मेरे हाथों को पकड़ा, क्योंकि मेरे हाथों में नींद की गोलियां थी जो मैं अपने मुंह में डालने लगी थी, लेकिन मेरे मामा ने हाथ से उन्हें गिरा दिया। कहने लगे कि बेवकूफ हो, खुदकुशी का सोच रही हो। मैंने कहा कि आपने मामी के मुंह से बातें सुनी है और मैं सब लोगों की बातों का सामना नहीं कर सकती। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनहूस होने का ताना दिया है। मेरे मामा ने कहा कि तुम्हें खुदकुशी करने की कोई जरूरत नहीं है, आधे घंटे के अंदर तुम्हारा दूल्हा तुम्हारे सामने होगा। तो मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गई। मेरी मामी ने कहा कि तुम्हारा शादी आज ही होगा। मेरी माँ मेरे पास ही बैठी थी। माँ ने कहा तुम्हारी शादी आज ही किसी और से हो जाए तो बेहतर है, वरना कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा और सारी जिंदगी ये दाग तुम्हारे माथे पर ही रहेगा। कुछ ही देर के बाद मेरे मामा के साथ पंडित आया और उसने शादी की रस्म करना शुरू किया, लेकिन जिसका नाम वो ले रहा था उसको मैं नहीं जानती थी। जब मेरे फेरे हो गए और शादी की रस्में पूरी हो गई तो वो वहां से बाहर चला गया। इस तरह मेरी माँ ने मुझे कमरे में रहने को कहा। कुछ देर के बाद माँ कमरे में आई और मेरे ऊपर चुनरी ओढ़ा दी और कहने लगी कि तुम अब ससुराल जाओ। मैं सोच रही थी कि मेरा ससुराल है कौन सा। उन्होंने मुझे लाकर कार में बिठा दिया। कार में सिर्फ दो ही मर्द थे, जो दोनों ही आगे बैठे हुए थे। पीछे मैं अकेली थी। कार कुछ सफर के बाद एक घर के सामने रुकी। देखने में उनका घर एक आम सा लग रहा था। मुझे हमारे घर के ड्राइवर की आवाज आई। उसने कहा आप कार से उतरे। उसने मुझे घर के अंदर आने को कहा। मैं हैरान हो रही थी कि हमारा ड्राइवर इधर क्या कर रहा है। उसने मुझे कमरे में बैठने को कहा। मैं उस कमरे में बैठ गई और आने वाले वक्त का सोचने लगी कि पता नहीं मेरे मामा ने मेरी शादी किससे कर दिया है। कुछ ही देर के बाद मेरा पति कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। मैं आने वाले वक्त का सोचकर घबरा रही थी। उसने मेरा नाम पुकारा और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो मेरा पति मेरे मामा का ड्राइवर का बेटा था, जो हमारे घर में एक दो दफा ही आया था, लेकिन उसका बाप मामा के घर ड्राइवर का काम करता था। मैं सोच रही थी कि मेरी किस्मत में एक ड्राइवर का बेटा ही लिखा गया है। वो आगे बढ़ा और कहने लगा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी इजाजत के बगैर आपके करीब नहीं आऊंगा, इसलिए आप सुकून से रहें। मैं उसकी बात सुनकर कुछ इत्मीनान हुई, क्योंकि वो बोलने से पढ़ा लिखा शख्स मालूम हो रहा था। वो मेरे पास बैठा और कहने लगा कि आप इस बात पर हैरान हो रही हूँ कि मैं ड्राइवर का बेटा होकर आपसे शादी कैसे कर लिया। मेरे बाप ने मुझे बताया कि आपका शादी के मौके पर रिश्ता ठुकरा दिया गया और आपके घर वाले आपको इस बात पर ताने दे रहे थे। तो मेरे बाप ने सोचा कि वो मेरा रिश्ता आपसे कर देंगे, क्योंकि वो आप पर हुए जुल्म को देखते थे और परेशान होते थे। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैंने एमबीए किया हुआ है और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मैंने बाप को कई मर्तबा कहा कि आप यह ड्राइवरी का काम छोड़ दें, लेकिन मेरे बाप ने कहा कि मैं काफी अरसे से इस घर में काम कर रहा हूँ और इस घर के मेरे ऊपर बहुत से एहसान हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक नौकरी नहीं छोड़ी। आप इस बात से इत्मीनान रहे कि मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा।
जब मैंने अपने पति की बातों से अपने लिए फिक्र और इज्जत सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसका धन्यवाद किया कि उसने मेरी इज्जत रख लिया। मुझे अपना पति अपने मंगेतर से कई ज्यादा बेहतर लगा और मैं भगवान का धन्यवाद कहने लगी कि उसने मुझे इतना अच्छा साथी दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।